Good afternoon, dear students. Today I will come up with new lecture. तो आज खरीफ क्रॉप्स की फर्स्ट क्रॉप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो मिलेट से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट जो क्रॉप चूज़ की है वो है पर्ल मिलेट। तो पर्ल मिलेट मीन्स हिंदी में इसको बाजरा बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पेनिसिटम ग्लेकम। उसके बाद नेक्स्ट ओरिजिन मतलब ये इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ है, वो अफ्रीका। अगर मैं स्पीसीज़ की बात करूँ, लगभग जो पर्ल मिलेट की जो स्पीसीज़ है वो लगभग 32 स्पीसीज़ पाई जाती है, और सिर्फ हम अभी तक 2 स्पीसीज़ को मेनली ग्रो कर पाए हैं, मतलब जिनके बारे में स्टडी अभी तक की गई है। इसमें फर्स्ट है पेनिसिटम ग्लेकम, जिसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, और उसके बाद है पेनिसिटम परप्यूरियम, उसको एलिफेंट ग्रास या फोडर चारे के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करता हूँ कि इम्पोर्टेंस में क्या क्या इसको बाजरे को किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। फर्स्टली अगर मैं बात करूँ तो जो मिनरल्स बाजरे में या सीरियल क्रॉप्स में पाए जाते हैं, उसमें बाजरा जो आपका पर्ल मिलेट है वो सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन 11.6 और फैट 5.0, कार्बोहाइड्रेट 67% लगभग इसमें पाया जाता है। तो ये हाई सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद नेक्स्ट चलें इसमें, इट इज़ अ स्टेपल फूड फॉर 100 मिलियन, लगभग क्या है 100 मिलियन लोगों के लिए क्या एक स्टेपल फूड है। क्योंकि बेसिकली पहले क्या होता था कि वीट की फार्मिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। पहले के लोग जो होते थे वो लगभग सब फूड के लिए पर्ल मिलेट या बाजरा को एक खाने के लिए यूज़ करते थे। इट इज़ आल्सो अ गुड फॉरेज क्रॉप, एनिमल्स के लिए भी क्या है ये बहुत अच्छी क्रॉप मानी जाती है। उससे एनिमल्स को अच्छे लैक्टेशन या मिल्क वगैरह के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एरिया के बारे में, तो वर्ल्ड एरिया में 1990 में लगभग 22.0 मिलियन हेक्टेयर एरिया में क्या किया जाता था, पर्ल मिलेट कल्टीवेटेड किया जाता था। उसके बाद ड्रायर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अब कौन कौन से ड्रायर रीजन से पूरे विश्व के, वो जैसे कि इंडिया, अफ्रीका, ये बेसिकली पहले तो मेन 2 है, जो अफ्रीका के नाइजीर, माली, ये सब। उसके बाद स्मॉल एरियाज़ इन यूएसए, अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर फोडर। बेसिकली ज़्यादातर तो अब इसको फोडर के लिए यूज़ किया जाता है, और राजस्थान में तो बेसिकली इसको फूड के लिए भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, इंडिया का जो एरिया है उसमें बात करते हैं। जो अकॉर्डिंग टू 1990 डाटा के अनुसार 10.6 इन 1961, उसके बाद 10.4 मिलियन हेक्टेयर इन 1907। तो ये लगभग बहुत पुराना डाटा है। अभी तो लगभग इसकी जो फार्मिंग है वो थोड़ी बहुत जो एरिया है वो क्या बढ़ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रीडोमिनेंटली इन राजस्थान में कितना है, 5.0 मिलियन हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 1.67 मिलियन हेक्टेयर, गुजरात में 1.21 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश 0.95 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद हरियाणा 0.50 मिलियन हेक्टेयर। तो ये एरिया की बात हो गई कि कितने कौन कौन से राज्य में कितने कितने एरिया में पर्ल मिलेट की फार्मिंग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलें इकोलॉजिकल जोन्स मीन्स ये होता है कि कौन सा एक परफेक्ट जोन है आपकी इस क्रॉप के लिए। ऐसा नहीं है कि जो मतलब जैसे कि कोई भी स्टेट है उसकी सारी पूरे एरिया की क्लाइमेट कंडीशंस एक जैसी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइडेड किए गए हैं जोन्स। तो फर्स्ट की बात करें, एडिक्वेट रेनफॉल एंड फर्टिलिटी, ये कहाँ कहाँ पर इसके लिए, पंजाब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी। उसके बाद
जोन सेकंड, इसमें क्या है, लिमिटेड रेनफॉल, क्या है, लिमिटेड रेनफॉल, हैवी टू लाइट लोमी सॉइल्स पाई जाती है यहाँ पर, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद जोन थर्ड, यहाँ पर क्या है, जोन थर्ड में अपना राजस्थान भी आ गया और कर्नाटका भी है, यहाँ पर लो रेनफॉल एंड लाइट सॉइल्स पाई जाती है। आंध्र प्रदेश हो गया जो साउथ का एक पार्ट है। उसके बाद जोन फोर्थ, लिमिटेड बट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, ये तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश। ठीक, ये तो इकोलॉजिकल जोन्स की बात होगी। अब हम प्लांट के बारे में बात करेंगे कि इसमें मतलब इस प्लांट्स को क्या क्या नीड होती है। इट इज़ अ वार्म वेदर एनुअल प्लांट, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, वार्म वेदर एनुअल प्लांट। उसके बाद इसका रूट सिस्टम कैसा होता है, लाइक सोरगम, सेमिनल एंड टॉप रूट्स इसकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलें हम, ड्राउट विद स्टैंडिंग मैकेनिज्म, मतलब अगर हम इरिगेशन वाटर की अगर हम बात करें तो अगर वो कम भी होगा या फिर ड्राउट भी अगर हो जाता है तो उसमें अपने आप को ये क्या कर सकता है, स्टैंड कर सकता है। क्यों, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि इसका जो रूट सिस्टम होता है, मतलब जो इसकी जड़ें होती हैं वो क्या होती है, काफ़ी डीप तक, अगर वाटर अवेलेबिलिटी अपर वाली सॉइल की लेयर में नहीं हो पाती तो अपने रूट सिस्टम को ये क्या कर लेता है, इंक्रीज़ कर लेता है। इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि अपने रूट सिस्टम को ये इंक्रीज़ करके और जितनी डेप्थ में इसको मॉइस्चर कंटेंट मिलता है अपने डेवलपमेंट के लिए या न्यूट्रिएंट लेने के लिए, ये अपने आप को जो इसका रूट सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, इफ़िशिएंट फोटोसिंथेटिक सिस्टम, और जो इसका प्रकाश संश्लेषण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू ग्रेन। रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ फूड मतलब जो जितना भी फूड एक प्लांट बनाता है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो एक स्पीड होनी चाहिए वो इसकी क्या है, थोड़ी अदर प्लांट्स की अपेक्षा इसकी क्या है, ज़्यादा है। किसको, फूड को ट्रांसफ़र करने, लीव टू ग्रेन मतलब पत्तियों से दानों में। उसके बाद इसकी लीफ सीथ कैसे होती है, ओपन टाइप्स होती है एंड हेयरी, आपने देखा होगा जिसे बाजरे में। उसके बाद लीफ ब्लेड्स की मैं बात करूँ तो इसकी लीफ जो ब्लेड्स होती है मतलब पत्ती का जो स्लोप होता है वो एकदम कैसा होता है, फ्लैट होता है। अगर मैं जैसे बहुत सारी अदर क्रॉप्स में होता है उसमें क्या होता है, स्लोप बने होते हैं पत्तियों में, जैसे कि मेज़ की जो पत्तियाँ होती है उसमें थोड़ा हल्का सा क्या पाया जाता है, स्लोप पाया जाता है। बट इसमें क्या है, लीफ ब्लेड्स आर जो मेन ब्लेड्स होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, स्टिग्मा कम्स आउट सेवरल डेज बिफोर द एंथर अपीयर, मतलब आपका जो एंथर है वो नहीं दिखता है उसके पहले जो स्टिग्मा है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। द एंथर इमर्ज आफ्टर द स्टाइल, रहे वही सेम वाली चीज़ इसमें। एज ए रूल हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, इसका जो पोलिनेशन होता है वो कैसा है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। उसके बाद आते हैं हम क्लाइमेट पर। इसके लिए रेनफॉल कितना चाहिए, रेनफॉल ऑफ 400 टू 750 mm। उसके बाद नेक्स्ट, मोस्टली एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में क्या होता है, पर्लमेट के लिए बेस्ट। नेक्स्ट, फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ मॉइस्चर वेदर कैसा चाहिए, मॉइस्ट वेदर चाहिए इसके लिए, मतलब जिसको हम नमी युक्त वातावरण हम बोल सकते हैं। एंड मीडियम रेनफॉल इज़ सफिशिएंट, अगर मतलब जो रेनफॉल है वो इतनी भी नहीं हो कि आपके इसके पर्ल मिलेट के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट करे, तो मीडियम रेनफॉल में इसका काम चल जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर 28 टू 32 इज़ ऑप्टिमम फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, हायर टेम्परेचर एट दिस स्टेज इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग। मीन्स अगर 32 डिग्री एबव अगर टेम्परेचर जाता है तो उससे क्या होंगे, जो आपके फ्लावरिंग से प्लांट के, चाहे वो खरीफ क्रॉप में किसी भी XYZ में पर्टिकुलर पर्ल मिलेट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, अगर
डिग्री तक अगर टेम्परेचर जाता है तो वो क्या करते हैं, आपके जो फ्लावर्स हैं उसको ख़राब कर देते हैं। टेम्परेचर उसको क्या कर देगा, बिल्कुल इंड्यूस कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, पर्ल मिलेट डज नॉट रेसिस्ट ड्राउट बट कट शॉर्ट्स इट लाइफ साइकिल एंड कम्स फ्लावरिंग अर्ली अंडर एडवर्स कंडीशंस। वैसे तो इसमें क्या होता है कि ये अब पर्ल मिलेट ड्राउट को क्या कर लेता है, थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट कर लेता है, अगर सूखा भी पड़ जाए तो वो नहीं है। और सेकंड चीज़ क्या है, अगर जैसे ही इसको अपने आप को लगता है कि अपनी लाइफ साइकिल जो है उसको क्या कर लेगा, ये अपने आप शॉर्ट कर लेता है। मतलब इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसको जितने टाइम में होना चाहिए वो उस टाइम में ना होगा, और अपने आप को जो इसकी टाइमिंग्स है उसको क्या कर लेगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको पूरी समय से पहले इसको कर देगा वो। उसके बाद रेनफॉल ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन, पुअर ग्रेन सेटिंग्स। देखो ये पर्टिकुलर पर्ल मिलेट की बात नहीं है कि जब भी आपका जो ग्रेन सेटिंग्स, जिसको मतलब बाली बनना जिसको हम बोलते हैं, या बाली में दाना बनना जिसको हम बोलते हैं, अगर उस टाइम पर क्या हो जाए कि रेनफॉल हो जाए, फर्स्ट तो वो, और सेकंड फ्लावरिंग के टाइम पर, फर्स्ट तो ग्रेन फ्लावरिंग और सेकंड ग्रेन फॉर्मेशन, अगर दोनों टाइम पर अगर बरसात हो जाती है, रेनफॉल हो जाता है, तो वो प्रोडक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज़। क्योंकि जो फ्रूट सेटिंग बैठना चाहिए, जो ग्रेन सेटिंग जो बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पाती है फिर। उसके बाद रेन एट ग्रेन मैच्योरिटी, अर्गट डिजीज ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर। मतलब अगर 28 डिग्री से टेम्परेचर बिलो जाता है तब भी क्या होगा, ये जो अर्गट डिजीज़ होती है पर्ल मिलेट की, ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेगी। उसके बाद हाई ह्यूमिडिटी भी नहीं होना चाहिए। हैंस ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग इज़ अ वेरी वाइटल फॉर दिस क्रॉप। अब देखो किसी भी क्रॉप्स में क्या होता है, अगर हम उसको टाइमली सोन नहीं करते हैं, उसकी टाइम से बुआई नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो डिजीज़ और इंसेक्ट्स के जो अटैक्स हैं वो क्या होता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर मान लो जैसे 15 जून से लेकर और 15 जुलाई तक किसी भी क्रॉप का सोइंग टाइम है, अगर आप 15 जुलाई के बाद क्या करोगे, कोई भी क्रॉप को, कोई भी सीड्स को आप सोइंग कर रहे हो, अब सोइंग करने के बाद क्या है कि वो जैसे मान लो कोई भी पेस्ट इंसेक्ट वगैरह, कोई डिजीज़ वगैरह, वो किसी टेम्परेचर में ज़्यादा डेवलप होती हो। मान लो कि जैसे 15 जून का टेम्परेचर अलग